व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हम लोगों ने एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको उसके बेसिक्स समझाए थे कि एनपीओ में किस तरीके से बेसिक्स आ सकते हैं। आज एनपीओ के कुछ और टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, सब्सक्रिप्शन जिस पे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम कंज्यूमेबल गुड्स देखते हैं। वो एक टॉपिक और है जो आ सकता है, तो वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। एनपीओ हमारा 3 मैक्सिमम वीडियोस में हो जाएगा, जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो सीयूईटी में पूछ सकता है। तो आप लोग को अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हो जो मैंने लास्ट ईयर्स में डाली हुई है। बट फॉर सीयूईटी क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आना नहीं है, तो आप कॉन्सेप्ट्स पकड़ के चलो, आपका काम हो जाएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज के कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के वेरी फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब देखो, आपको ये समझना है यहां पे कि एनपीओ की जो अकाउंटिंग है उसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि एनपीओ के पास जितने भी पैसे आते हैं वो सब फंड्स कंसिडर करे जाते हैं, और फंड्स में भी एनपीओ के पास कुछ अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फंड्स होते हैं, कुछ जनरल फंड्स होते हैं। इनफैक्ट जब आप एनपीओ की बैलेंस शीट बनाते हो ना, जब आप एनपीओ का बैलेंस शीट बनाते हो, एक नॉर्मल बैलेंस शीट कैसा होता है? इधर सारे एसेट्स, यहां पे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ऐसा ही होता है, राइट? एनपीओ में भी ये सब होता है, लेकिन एनपीओ कैपिटल को कैपिटल ना बोल के क्या बोलता है? कैपिटल फंड बोलता है। एनपीओ कैपिटल को क्या बोलता है? कैपिटल फंड बोलता है। कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड या फिर कॉर्पस। ये भी याद रखना कि एनपीओ में कैपिटल नहीं होती, या तो कैपिटल फंड होगा, या जनरल फंड बोलेंगे, या कॉर्पस बोलेंगे। तो एनपीओ की बैलेंस शीट एक नॉर्मल फर्म की बैलेंस शीट से इस तरीके से थोड़ी सी अलग होती है, बाकी सब सेम है। वही सारे एसेट्स, वही सारी लायबिलिटी, कैपिटल भी वही है, बस कैपिटल को कैपिटल ना बोल के क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड बोलेंगे। ठीक है, परफेक्ट है बेटा जी। ऑल राइट सर। इसके बाद अब देखो, आपको कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो फंड्स के नाम से पैसा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्राइज फंड के नाम से या स्पोर्ट्स फंड के नाम से पैसा मिला फॉर ₹1 लाख, ऐसा आया स्पोर्ट्स फंड 1 लाख रुपए। तो आप इस स्पोर्ट्स फंड का क्या करोगे? अगर आपको ये स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है तो समझ जाओ कि ये एक स्पेसिफिक फंड है जिससे सिर्फ आप स्पोर्ट्स करा सकते हो। ये एक जनरल आपको डोनेशन नहीं मिली। फंड का मतलब पैसा मिलना, नॉर्मली मिलता है तो हम उसको डोनेशन बोल देते हैं, राइट? अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? स्पोर्ट्स फंड, यानी ये एक ऐसा पैसा है जिससे आप सिर्फ स्पोर्ट्स करा पाओगे और आप कुछ नहीं कराओगे। तो कभी भी ऐसा स्पेसिफिक फंड आए तो उसको आप कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर करोगे, और उसको कहां लिखोगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखोगे। ये याद रखना कि आपको कोई भी स्पोर्ट्स फंड मिला तो उसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही दिखाओगे, और फिर जितने भी खर्चे होंगे इस फंड से रिलेटेड, इसी में से माइनस होंगे, और जितनी भी इनकम होंगी वो इसी में प्लस होंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ केसेस बनाते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने केस 1 बनाया और इसमें लिखा हुआ है बस स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, बस ऐसा लिखा हुआ है 20,000 रुपीज हमने प्राइजेस दिए बस। क्वेश्चन में और कोई फंड नहीं है। आपसे नॉर्मली पूछेगा कि स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड को आप कैसे ट्रीट करोगे, इसको आप कहां पे दिखाओगे? तो आप नॉर्मली अगर आपने स्पोर्ट्स के प्राइज दिए हैं तो खर्चा है ना, नॉर्मल सी बात है। इसका कोई फंड गिवन नहीं है, बस ऐसे दिया हुआ है कि हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स फॉर एन एनपीओ, और लिखा हुआ है स्पोर्ट्स प्राइज। आपने प्राइजेस दिए तो आपके लिए एक नॉर्मल सा एक्सपेंस है। कोई भी एक्सपेंस हो तो इसको हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड हम इसको दिखा देंगे, यानी कि डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है ना, ऐसा दिखा देंगे। अब मैं केस बी बनाता हूं। केस नंबर 2, आपको दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड 1 लाख रुपए एंड स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 20,000 रुपीज। आपको ऐसा दिया,
स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है इस बार, यानी आपको पहले फंड मिला था एक स्पोर्ट्स कंडक्ट कराने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें और पहले में क्या फर्क है? पहले केस में देखो कोई फंड नहीं था, सिंपल सिर्फ खर्चा था तो एक्सपेंडिचर में दिखाया। यहाँ फंड है तो क्या करेंगे, यहाँ अब हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे पहले। सर बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? बेटा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, और बैलेंस शीट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स फंड गिवन है, ये एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी है आपकी। ओके, इससे सिर्फ आप स्पोर्ट्स करा सकते हो। तो इधर लिखोगे स्पोर्ट्स फंड 1 लाख रुपए का। ऑलराइट, अब आपने जितने भी खर्चे करने हैं ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो इसी में से करोगे, क्योंकि ये मिला ही किस लिए है? स्पोर्ट्स के लिए मिला है भैया। जो पैसा जिस काम के लिए मिला होगा वहीं तो यूज करोगे ना। तो ये जो पैसा मिला है स्पोर्ट्स फंड, ये स्पोर्ट्स के लिए मिला है, तो लाइबिलिटी में लिखा। अब जैसे ही आपने स्पोर्ट्स कराए, प्राइज दे दिए, तो आपकी लाइबिलिटी उतनी कम हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि 1 लाख की लाइबिलिटी थी, 20,000 के आपने प्राइस दे दिए, तो अब कितनी हो गई आपके पास? 80,000 की लाइबिलिटी बच जाएगी। इसको यहाँ लिख देंगे, ये एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ये यहीं दिखता रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट लेके चलना। केस 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3, स्पोर्ट्स फंड 1 लाख, उसके बाद आया डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, कुछ हमें डोनेशन मिल गई 50,000। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 80,000। उसके बाद प्राइज अवॉर्डेड 30,000। चलो अब वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो पहले खुद से। वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपसे हो रहा है। देखो जी, वापस से मुझे स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है। अगर बेटा स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है तो स्पोर्ट्स फंड एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी है, तो हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे लाइबिलिटी साइड में, और लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड, दैट टू 1 लाख रुपीज। स्पोर्ट्स फंड 1 लाख का हो गया। अब आपको डोनेशन मिला, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, कितना डोनेशन मिला? 50,000 रुपीज का डोनेशन मिला। जो आपको डोनेशन मिला आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे डोनेशन, क्योंकि वो इसी फंड के लिए मिला है। कितना? 50,000 रुपीज, तो 150 हो गया, क्योंकि आपके पास एक स्पोर्ट्स फंड था, फिर कुछ डोनेशन मिला तो इसमें प्लस हो गया। अब जितना भी खर्चा इससे रिलेटेड है वो इसी में से माइनस करो। जैसे आपने स्पोर्ट्स कराए, एक्सपेंसेस हुए, तो माइनस होगा स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। कितना हो गया? 80,000 का तो एक खर्चा हो गया, माइनस होंगे प्राइजेस। कितने प्राइस हो गए? 30,000 के प्राइजेस हो गए, तो 150 माइनस 110 कितना बचेगा? 40,000 बचेगा, वो बाहर रख दो। ये आपका इस तरीके से आंसर आना चाहिए। ठीक है, सॉर्टेड है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस बनता है, जो कि इसमें एक और लास्ट केस बनता है, वो क्या है जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस केस को ध्यान से समझना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहेंगे। मैंने लिखा स्पोर्ट्स फंड 1 लाख, ठीक है। उसके बाद लिख दिया 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख। उसके बाद डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 20,000। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड 30,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, SFI क्या है ये? स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 8,000। अब देखो ऐसा लिखा हुआ है। ये केस बड़े ध्यान से समझना है, ये केस इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे बच्चे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि स्पोर्ट्स फंड गिवन है 1 लाख रुपए का। स्पोर्ट्स फंड क्या है? आपका एक लाइबिलिटी है, स्पेसिफिक पैसा मिला है ना किसी काम के लिए। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और यहां पे लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड। आपको स्पोर्ट्स फंड मिला था 1 लाख रुपए का,
ठीक हो गया, सही है। इसी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट भी है आपके पास, यानी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिखाए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट है तो एसेट है, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो वो एसेट है, तो उसको हम एसेट में लिखते हैं इधर, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बैंक में रख दिया या कहीं भी रख दिया, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये आता है कि आपने पैसा अपने पास ना रख के इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट पे 10% का इंटरेस्ट मिलना था आपको। इस इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिलना था? 10% का। तो 1 लाख रुपए पे 10% कितना बैठता है? 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट बैठता है बच्चे, 10,000 का इंटरेस्ट बैठता है ना। चलो इसको मैं अभी बात करता हूं। कुछ डोनेशन मिला स्पोर्ट्स फंड का तो इसी में जुड़ेगा, प्लस डोनेशन, क्योंकि ये स्पोर्ट्स फंड का डोनेशन है। अगर यहाँ पे खाली डोनेशन लिखा होता ना बेटा, फिर वो इनकम में चला जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, फिर वो इसमें ना जोड़ता। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का यही मजा है कि जो भी इस फंड से रिलेटेड इनकम है वो इसी में जुड़ेगी, जो भी इस फंड से रिलेटेड खर्चे हैं वो इसी में से माइनस होंगे। ओके, अब जैसे डोनेशन आ गया, कितने का आया डोनेशन? 20,000 रुपए का, हमने ये लिख दिया। आपने कुछ प्राइस दे दिए 30,000 रुपए के, तो वो माइनस होंगे इसमें से। 30,000 के प्राइस दे दिए, ये माइनस हो जाएंगे। अब देखो इसी स्पोर्ट्स फंड पे इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट मिला? 8,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो ये भी इसी फंड की इनकम हो गई। इसी को इसमें प्लस करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 8,000। अब देखो बेटा इसके अंदर ना एडजस्टमेंट आ गया था कि इंटरेस्ट 10% है। अगर इंटरेस्ट 10% है तो 1 लाख का 10% कितना बैठना चाहिए था? 10,000। और अभी कितना मिला है? 8,000। क्या 2,000 का इंटरेस्ट मिलना रह गया? रिसीवेबल हो गया, जिसको हम एक्रूड भी बोलते हैं। क्लास 11th में भी आपने ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, 12th में भी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड आता था। इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था? 10,000। मिला कितना है? 8,000। 2,000 अभी मिलना रह गया, तो आप क्या करोगे? एक तो इसी में जुड़ेगा, क्योंकि कोई भी इससे रिलेटेड इनकम है वो इसी में प्लस होगी। 2,000 इसी में जुड़ेगा, देखो 10,000 पूरा हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट है तो 2 जगह जाएगा, यहां पे भी लिखा जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 2,000। तो इसका खास तौर पे ध्यान रखना, जितना भी इंटरेस्ट आपका मिलना रह गया है वो फंड में भी प्लस होगा, और इधर तो अलग से दिखाया जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो एसेट है आपका, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगा 1 लाख, 120, 130, 130 माइनस 30 इज 1 लाख, ठीक है। और उधर वो ऐसे का वैसा रहेगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बैलेंस शीट तो मैच नहीं हो रहा। बेटा ये एक्सट्रैक्ट है, ये मैच नहीं होता है, तो सिर्फ इसका ट्रीटमेंट दिखाना होता है आपको, ठीक है। सॉर्टेड, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही सारा काम करा है मैंने इसके अंदर जो मैंने आपको भी ऊपर सिखाया, बस नया इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट था, इसको मत भूलना। इन्वेस्टमेंट इधर लिख देना, उसका इंटरेस्ट उसके हिसाब से देखना है, ओके। उसके बाद एक लास्ट केस, केस नंबर 5। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स फंड जो है वो 1 लाख का है, एंड एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स जो है वो 1,20,000 है। सर अब क्या करेंगे? फंड तो 1 लाख का ही था, खर्चा आ गया 1,20,000 का, अब क्या करेंगे? तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो वही बैलेंस शीट बनाओ, यहां लिखोगे स्पोर्ट्स फंड, कितना आएगा? 1 लाख रुपए माइनस एक्सपेंस। अब देखो आपके पास 1 लाख का फंड था, तो आप खर्चा इसमें से कर ही बस 1 लाख सकते हो, माइनस में तो कोई लायबिलिटी नहीं होती, तो आप यहां से पूरा 1 लाख करके इसको निल कर दोगे, इसको कर दोगे निल, कि 1 लाख तो पूरा यहां से माइनस हो गया, लेकिन खर्चा तो अभी 20,000 का और हुआ है। तो टोटल खर्चा जो भी हुआ पहले तो फंड में से काटो, जो बच जाए वो सब इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दो। कितना बचा हमारे पास? 20,000 एक्स्ट्रा था, वो 20,000 हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स 20,000। ये केस भी आपसे सीयूईटी में ज़रूर पूछ सकता है। याद रखना, जितना फंड है उतना फंड में से ले लो, बाकी एक्सपेंडिचर में लिखो, और कम बच जाए तो कम तो वहीं रहेगा, लायबिलिटी में ही रहेगा, जब तक वो आपका पूरा खत्म नहीं होता, ओके। तो ये हमारे पास बेटा जी 5 केसेस थे जो आपके फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे ज़रूर पूछ सकता है। तो आपको बड़े ध्यान से इसको करके चलना है, छोड़ना मत इसको बिल्कुल भी,
ऑलराइट, ठीक है, आओ जी। अब हेडिंग डालेंगे बेटा जी सब्सक्रिप्शन। अब हेडिंग क्या डालेंगे? सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में सर क्या होता है, क्या गिवन होता है? देखो सब्सक्रिप्शन में ना आपको यूजुअली दिया होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कि आपको सब्सक्रिप्शन मिला। अब वो जो सब्सक्रिप्शन मिलता है ना बच्चे, वो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का भी होता है, कुछ पैसा ऐसा होता है उसमें जो पिछले साल का मिला है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगले साल का पैसा दे देते हैं। इट मीन्स सब्सक्रिप्शन में तीन चीजें आ जाती हैं। एक सब्सक्रिप्शन तो करंट ईयर का होगा, एक सब्सक्रिप्शन ऐसा होगा जो प्रीवियस ईयर का होगा, और एक सब्सक्रिप्शन ऐसा होगा जो अगले साल का मिला होगा। सब्सक्रिप्शन होता क्या है सर? क्लब के लिए इनकम होती है, जिस क्लब का मेंबर बने रहने के लिए हर मेंबर को पे करना पड़ता है, उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, अमाउंट को, है ना। तो अल्टीमेटली होता क्या है हमारे पास इस सब्सक्रिप्शन के लिए, एक बहुत बेसिक सी चीज है, आपको यह बताना होता है कि कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। हाउ मच सब्सक्रिप्शन विल बी गोइंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो बड़ा बेसिक सी बात है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो अकाउंट बना रहे हैं वो कौन से साल का बना रहे हैं? लेट सपोज 21-22 का बना रहे हैं। सपोज हम इस साल के बुक्स बना रहे हैं 21-22। इसके अगले जितने भी साल होंगे क्या वो एडवांस होंगे एक एनपीओ के लिए? भाई 22-23 अगला साल है, 23-24 अगला साल है, 24-25 अगला साल है, मतलब इसके बाद जितने भी साल हैं ये सब एडवांस हैं, होंगे या नहीं होंगे? और इससे पहले वाला वो होगा जो पैसा लेना होगा, जो पैसा रिसीवेबल होगा। ये जो पहले आएगा ये पैसा होगा रिसीवेबल। इस रिसीवेबल को बच्चों हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। सर आउटस्टैंडिंग तो लेकिन खर्चों के लिए नहीं होता था बेटा, लेकिन एनपीओ में इसको आउटस्टैंडिंग ही बोला जाता है। जो भी पैसा पिछले साल का मिलना है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, जो पैसा अगले साल का मिल गया उसको एडवांस बोलते हैं। बहुत बेसिक है। अब समझो फॉर एग्जाम्पल इस चिंटू को इस साल में, चिंटू इज द क्लब, ठीक है, इस चिंटू को इस साल में 1 लाख रुपए रिसीव हुए। चिंटू को कितना पैसा रिसीव हुआ? 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए रिसीव हुए। अब होता क्या है, ये बोला गया कि 1 लाख includes 20,000 for the year 22-23। इस 1 लाख में 20,000 रुपए कौन से साल के हैं? 22-23 के हैं। 22-23 का मतलब अगले साल के हैं, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है 1 लाख includes 10,000 rupees for 2021। 10,000 रुपए पिछले साल के हैं, मतलब 10,000 पिछले साल नहीं मिले थे, वो अब मिले हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है 5,000 is still receivable for 21-22। इस साल का 5,000 अभी भी मिलना बाकी है, मतलब इसी साल का पैसा है लेकिन अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है। और 10,000 for 21-22 was already received in 2021। अब देखो मैंने 4 चीजें लिखी हैं, इन चारों का क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। देखो हम कौन से साल का काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं 21-22 का, 21-22 का, इस साल का काम कर रहे हैं। और इस साल चिंटू के पास 1 लाख रुपए आए, ठीक है, 1 लाख आए। अब यहां पे लिखा हुआ है इस 1 लाख में 20,000 रुपए अगले साल के हैं, 22-23 के हैं, यानी नेक्स्ट ईयर के हैं। अगर बेटा कोई भी पैसा नेक्स्ट ईयर का होता है तो क्या मैं इस साल के लिए उसको एडवांस बोल सकता हूँ? करंट ईयर का एडवांस। कोई भी पैसा अगले साल का है तो उसको एडवांस बोलता हूँ ना, तो मैं बोलूंगा भैया ये मेरे लिए एडवांस है,
करंट ईयर का एडवांस है ये। अगर ये मेरे लिए एडवांस है तो ये तो अगले साल में आना चाहिए, इस साल तो नहीं आना चाहिए। जब पैसा अगले साल का है तो अगले साल लिखेंगे ना। तो करंट ईयर एडवांस को हम क्या करते हैं, यहां से माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस। ये क्या हो गया, करंट ईयर एडवांस माइनस हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये लिखा हुआ है 10,000 फॉर 21-22, 10,000 फॉर 21-22 यानी इस साल का। फॉर 21-22 का मतलब 10,000 इस साल का was already received in 20-21, यानी कि इस साल का कुछ पैसा ऑलरेडी यहां पे मिल गया था, यहां पे मिल गया था। 10,000 पिछले साल ही मिल गया था भैया। 10,000 पिछले साल अगर मिल गया था, पैसा तो इस साल का था ना, तो पिछले साल वाले ने तो हटा दिया होगा। जैसे कि अगर मैं आज यहां पे खड़ा हूं और अगले साल का पैसा हटा रहा हूं, सिमिलरली पिछले साल वाले ने इस साल का पैसा हटाया होगा ना, क्योंकि 20-21 के लिए तो ये 10,000 एडवांस होगा क्योंकि वो पैसा 21-22 का है। तो दिस वाज प्रीवियस ईयर एडवांस, पिछले साल के लिए एडवांस था, लेकिन इस साल के लिए तो इसी साल की इनकम है ना, ये समझ रहे हो। करंट ईयर का एडवांस यानी जिस साल में हम हैं इससे अगले साल का पैसा है वो अभी मिल गया, तो इसे क्या करना है, अगर अगले साल का पैसा है तो इसे हटाओ क्योंकि पैसा अगले साल का है। और मेरा कुछ इस साल का पैसा पिछले साल ही मिल गया था, मतलब प्रीवियस ईयर में ही मिल गया था, तो वो इस साल जोड़ना चाहिए क्योंकि वो पिछले साल में से तो हटा होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां क्या करना होता है, करंट ईयर एडवांस माइनस होता है, प्रीवियस ईयर एडवांस प्लस होता है। पिछले साल के लिए एडवांस था, इस साल का तो ये पैसा है, पहले तो ये पकड़ लो बात। अगर आपको समझ आ जाता है तो वेरी गुड, स्टिल अगर कंफ्यूजन रहता है तो समझ लेना जो करंट ईयर में होता है ना, प्रीवियस ईयर में उससे रिवर्स होता है। जैसे इस साल प्लस है तो पिछले साल, इस साल माइनस है तो पिछले साल प्लस हुआ होगा, इस साल प्लस है तो पिछले साल माइनस हुआ होगा, ये पकड़ के चलना बात, ठीक है। अब ये तो एडवांस का ट्रीटमेंट है। अब आउटस्टैंडिंग समझो, आउटस्टैंडिंग क्या है, 5,000 स्टिल रिसीवेबल फॉर 21-22, इस साल का 5,000 अभी भी मिलना बाकी है, इसी साल का पैसा है, मिलना बाकी है, अभी मिला नहीं है। पैसा अगर इस साल का है तो जुड़ना चाहिए ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अगर इसी साल का पैसा है भाई तो जुड़ना चाहिए, करंट ईयर का पैसा है, लेना था मुझे पैसा, जोड़ो इसके अंदर। क्या करोगे, प्लस करोगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, 5,000 मिलना बाकी है। अब जो मैंने तुम्हें अभी ट्रिक बताई, अगर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस हुआ है तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। फिर भी समझने की कोशिश करेंगे, सर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है क्या। अब देखो प्रीवियस ईयर के बारे में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 लाख के अंदर 10,000 20-21 के हैं, इस 1 लाख के अंदर 10,000 पिछले साल का पैसा है, पिछले साल का पैसा है, तो वो पिछले साल ऐड हुआ होगा ना क्योंकि वो पिछले साल का है, तो इस साल तो हटाओ क्योंकि वो पिछले साल ऑलरेडी ऐड हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, 10,000 जो है 10,000 है ना, हाँ उसे हटा देंगे क्योंकि वो पिछले साल का पैसा था, ये हम हटाएंगे, ये हम माइनस करेंगे, ठीक है, परफेक्ट है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में आ जाएगा कि इस साल का पैसा कितना होना चाहिए, 1 लाख माइनस 20,000 80,000 प्लस 10 90 प्लस 5 95 माइनस 10 85, 85,000 शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिटेड नहीं क्रेडिटेड, क्योंकि मिलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाता है, पैसा मिलता है। आपसे यही पूछेगा कितना क्रेडिट होगा, ठीक है, परफेक्ट है। तो स्टेटमेंट से अगर आप चलोगे तो याद रखना, इस चीज को पकड़ के चलना, करंट ईयर एडवांस माइनस प्रीवियस ईयर एडवांस प्लस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस। बट मैं बच्चों को यूजुअली क्या रेकमेंड करता हूँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया करो, बेस्ट है। 5 नंबर का सवाल आना है भाई, टाइम तो कम ही होगा लेकिन आप फटाफट क्विकली बना पाओगे अगर आपको ये फॉर्मेट आता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया करो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या क्या आता है देखो, सबसे पहले जितना सब्सक्रिप्शन मिला, ठीक है, जितना सब्सक्रिप्शन मिला वो यहाँ पे लिखा जाता है, बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, टोटल सब्सक्रिप्शन, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो एडवांस हो, सब इधर आता है, यहाँ पे आता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इधर हमारे पास यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर है तो क्लोजिंग किधर होगा, इधर होगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये हमारे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है,
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इधर क्या आता है हमारे पास, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस, इधर हम ओपनिंग एडवांस लिखते हैं, और इधर आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आता है क्लोजिंग एडवांस। देखो एडवांस में कोई भी पैसा मिलता है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, इसीलिए वो क्रेडिट में आया ओपनिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग वो पैसा है जो लेना रह गया, तो ये आपका एसेट है, एसेट है तो इसीलिए इसका नेचर डेबिट है। और इधर ओपनिंग तो इधर क्लोजिंग, इधर ओपनिंग तो इधर क्लोजिंग, ये कॉमन सी बात है। ये वो है जो टोटल पैसा रिसीव है। वैल्यू भर के देखें हमारे क्वेश्चन वाली, देखो टोटल रिसीव्ड कितना था 1 लाख, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब देखो यहाँ पे कितना आना चाहिए, टोटल रिसीव्ड 1 लाख, तो 1 लाख रुपए यहाँ आ गए, ओके हो गया जी ये काम, 1 लाख रुपीज़ यहाँ आ गए। उसके बाद अब मुझे जल्दी से बताओ हमारे पास करंट ईयर का एडवांस, प्रीवियस ईयर का एडवांस, ठीक है। प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग होता है, करंट ईयर वाला क्लोजिंग होता है, ये याद रखना, करंट ईयर वाला क्लोजिंग, प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,000, ओपनिंग 10 क्लोजिंग 5, ओपनिंग 10 क्लोजिंग 5, ठीक है। अब एडवांस बताओ, ओपनिंग एडवांस कितना है, ओपनिंग एडवांस है मेरे पास 10, क्लोजिंग एडवांस है 20, ठीक है, परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, इसके अंदर डेबिट हुआ है तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगा, देखो करो 1,15,000 माइनस 30,000, तो अपने आप 85,000 वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, हमें यही चाहिए था। ये हमेशा आप बैलेंस में निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे भी 85 आया था, यहाँ पे भी 85 आया, आ गया या नहीं आ गया। इस तरीके से बच्चे हमारा सब्सक्रिप्शन तैयार होता है, वेरी वेरी सिंपल, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो सो दैट आपको सब्सक्रिप्शन और क्लियर करा पाऊँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पक्का बनेगा, सब्सक्रिप्शन पे क्वेश्चन आएगा, 100% आ रहा होगा, और कुछ बेसिक क्वेश्चन एक आधा, तो एनपीओ इन केस आपको छोड़ना भी है तब भी यार कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, तो मिस आउट मत करो, ठीक है। उसके साथ साथ कल मैं तुम लोग को एक वीडियो और दे दूंगा कि तुम लोग किस तरीके से रिवाइज कर सकते हो 11 से 21 तक सारा का सारा सिलेबस, कि आपका एक रिवीजन फ्लो बन जाए, ठीक है। इसको करो फटाफट से, अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जल्दी से अब वीडियो पॉज करके एक बार मुझे बताओ कि हाउ मच विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जल्दी से। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इधर हम लोग लिख देते हैं जितना मिला, कितना मिला हमें, 80,000 रुपये मिले, हमें मिले 80,000, ठीक है। अब हमें वहाँ पे अकाउंट तो बनाने नहीं है, हमें तो क्विकली फटाफट से सॉल्व करना होगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, देखो 21-22 का बना रहे हैं ना, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये है 26,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। ओपनिंग एडवांस कितना है 15,000, और क्लोजिंग एडवांस कितना है 10,000। मैंने आपको फॉर्मेट बताया, उसको फॉलो करके लिख रहा हूँ बस। ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। बस अब यहाँ पे हम निकाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना चला जाएगा, टाइम बचेगा सारा का सारा। 80 + 15 95, 95 + 6 101, 101 माइनस 36, 101 माइनस 36 हमारे पास कितना आ जाता है, 65 आएगा क्या, 65, ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेटा जी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस होते हैं। आई डोंट वांट कि आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो पहले आप इसका प्रैक्टिस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर है आपका नया, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है आपके पास, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सारा पार्ट नहीं है, इसको आप अच्छे से एक बार कंप्लीट करो। एनपीओ रिडेम्पशन ये अच्छे से, बाकी तो तुमने 12th में पढ़ा है सारी की सारी चीज़ें, है ना। उसका रिवीजन, उसका मैं आप लोग को रिवीजन शेड्यूल भी दे दूंगा कल कि कैसे आप रिवाइज कर सकते हो, बट बिफोर दैट आप एक बार ये सारी चीज़ें अच्छे से बना के चलो, सो दैट परफेक्शन आ जाए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो,
फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और आज हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग करा, सब्सक्रिप्शन करा, कल मैं सब्सक्रिप्शन के कुछ और क्वेश्चंस और 1 मार्कर्स आपको कराता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।